नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था और उसके अंतर्गत देख रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास और यह 8वां लेक्चर है। चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? ये IAS 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्री में। आंसर कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले तो यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है नहीं था, ठीक है ना। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो अंडरलाइन करके पढ़े और नहीं और हाँ पे काफ़ी ध्यान दें। चलिए तो हम देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का समापन, पहला स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक। क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत? दूसरा स्टेटमेंट है काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदला गया। तीसरा है काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। और चौथा है गवर्नर जनरल के काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। हमारा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ देखना है कि नहीं है, तो करेक्ट आंसर है हमारा डी, ठीक है ना। गवर्नर जनरल के काउंसिल में विधि सदस्य को तो जोड़ा गया था, लेकिन वह भारतीय नहीं था। वो कौन था? अंग्रेज था। और वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले। अगर आपने 1833 का एक्ट नहीं पढ़ा है तो कृपया जाके पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। चार्टर एक्ट 1833 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो हम अपने आज के टॉपिक पढ़ते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। आज हमें पढ़ना है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, या बोले भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक। चलिए तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं। हमने देखा था इससे पहले वाले में 1858 का जब भारत सरकार अधिनियम पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि वो क्यों आया था। 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसके कारण वो एक्ट आया था, ठीक। फिर हम देखते हैं कि यहाँ भारत परिषद अधिनियम में भी देख रहे हैं कि वो विद्रोह 1857 का विद्रोह, ठीक है ना, के कारण ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह महसूस हुआ, ठीक है ना, सरकार को यह महसूस हुआ कि भारतीयों को अगर भारत में शासन चलाना है तो भारतीयों को भी भारतीय का सहयोग भी लेना आवश्यक है, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, 3 एक्ट देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम, ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारतीयों को कैसे जो है अपने उन्हीं परिषद में इंक्लूड करते हैं या शामिल करते हुए जाते हैं वो, ठीक है ना। ये भारत परिषद अधिनियम देखेंगे तो क्यों आया, क्योंकि 1857 का विद्रोह हुआ, उसमें उन्होंने ऐसा महसूस किया कि भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है अगर भारत में शासन करना है तो, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने भारत परिषद अधिनियम, 3 भारत परिषद अधिनियम लाए थे, एक 1861 में, एक दूसरा 1892 में, तीसरा 1909 में, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861 को देख रहे हैं। चलिए तो हम देखते हैं। पहला तो इसमें प्रावधान किया गया वायसराय प्लस 5 सदस्यों की जो है कार्यकारिणी परिषद कर दिया गया। पहले हम देखते थे कि वायसराय, ठीक है, आपको बता दें कि 1858 का व्यक्ति आया था, या आप यूँ बोले सिपाही विद्रोह से पहले जितने भी व्यक्ति आए थे उनमें सब में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1857 के बाद जो एक्ट आए उसमें गवर्नर जनरल को ही वायसराय के नाम से जाने जाने लगा, ठीक है ना। तो वायसराय कुछ और नहीं है, ये गवर्नर जनरल को ही वायसराय बोले जाते हैं। कब? जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद जब एक्ट आया 1858 का, या इसके बाद जितने भी एक्ट देखेंगे उनमें वायसराय ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो वायसराय देखते हैं। तो पहले हमने देखा था कि जिस समय यह वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में हमने देखा था कि कितने मेंबर थे, वायसराय को इंक्लूड करके वायसराय प्लस 4 मेंबर थे उसमें, ठीक, उनके कार्यकारिणी परिषद में, ठीक। लेकिन अब क्या कर दिया गया, भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत एक सदस्य को बढ़ा दिया गया, ठीक। तो टोटल कितने हो गए? अब टोटल सदस्यों की संख्या हो गया 5, ठीक। कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्यों की संख्या हो गया? कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या हो गया 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या प्रावधान किया गया। जो परिषद अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें क्या किया गया,
वायसराय की शक्तियों को बढ़ा दिया गया। इसमें देखते हैं कि शक्तियां जो वायसराय की, काफ़ी शक्तियां जो बढ़ा दी गई उनकी, ठीक है ना। उन शक्तियों को देखते हैं एक एक करके कौन कौन शक्तियां उन्हें बढ़ाई गई। ठीक, वायसराय की अपनी परिषद में, ठीक है ना, अर्थात उनको बोलिए केंद्रीय विधान परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ा सकता था। अर्थात वायसराय को ये पावर दे दिया गया। हमने देखा कि 4 तो उनके कार्यकारिणी सदस्य में थे, अब यहाँ इनको ये पावर दे दिया कि एक्स्ट्रा अतिरिक्त सदस्य, ठीक, यहाँ शब्दों को देखिए, अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके पास ये पावर था कि 6 से लेके 12 अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये पावर दे दिया गया इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक, जिन्हें ये क्या कर सकते थे, मनोनीत कर सकते थे। ठीक, और इनमें एक शर्त रख दिया गया कि आधे सदस्य, अगर जो वायसराय अगर 6 या 12 सदस्य, 6 से लेके 12 सदस्यों को, कोई अतिरिक्त सदस्यों को अगर वो मनोनीत करते हैं तो उन्हें एक नियम का पालन करना पड़ेगा। वो क्या, आधे भारतीय होने चाहिए। ठीक, अगर वो 12 सदस्यों को अगर रखते हैं अपने परिषद में, बढ़ाते हैं, तो कम से कम उनको 6 जो है उन्हें भारतीयों को लेना पड़ेगा। ठीक है ना, भारतीय सदस्य होंगे, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। और ये पावर कितना किसको दे दिया गया, वायसराय को दिया गया कि 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य वो बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसी के अंतर्गत देखते हैं कि 1862 में इसी एक्ट का यूज करके, ठीक है ना, 1862 में लॉर्ड केनिन, ठीक है ना, 3 भारतीयों को शामिल किया। ठीक, अतिरिक्त सदस्यों के रूप में। इन अतिरिक्त सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य भी कहे जाते हैं या कहा जाता था उस समय। ठीक है ना, अतिरिक्त सदस्यों को क्या बोला जाता था, कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा गैर सरकारी सदस्य। तो आप समझ जाएं कि वो अतिरिक्त सदस्य की बात कर रहे हैं, अर्थात 6 से लेकर 12 सदस्य जो बढ़ाने की बात हो जा रही है। अगर 12 सदस्य बढ़ते भी हैं तो वो गैर सरकारी सदस्य कहे जाते हैं या अतिरिक्त सदस्य कहे जाते हैं। ठीक, तो 1862 में हमने क्या देखते हैं, इसी एक्ट का सहारा लेकर जो है लॉर्ड कैनिंग 1862 में 3 अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ाएं या कहें कि मनोनीत किए। वो कौन थे सदस्य, एक थे पटियाला के महाराज, ठीक, दूसरा है बनारस के राजा और तीसरा है सर दिनकर राव। ठीक है ना, उन्हें 3 भारतीयों को अपने जो परिषद में इंक्लूड किया या शामिल किए। ठीक है ना, इससे यहाँ से देखते हैं कि भारतीयों को शामिल करने की एक शुरुआत हो गई। कहाँ, कानून बनाने की प्रक्रिया में। जो वायसराय की जो परिषद थी उसमें जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें देखें तो भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, तो दूसरा हम देखते हैं कि वायसराय की और कौन सी शक्तियां दी गई उनको। ठीक, अतिरिक्त सदस्य विधि बनाने में सहयोग या शक्तियां सीमित। अर्थात आप यह देखें, विधि बनाने की शक्तियां तो उन्हें दी गई, लेकिन वो जो विधि बनाने के उनमें सिर्फ क्या कर सकते थे, जो अतिरिक्त सदस्य उनके पास कोई ज़्यादा पावर था नहीं। वो क्या करते थे, सिर्फ विधि बनाने में सहयोग कर सकते थे और उनके पास शक्तियां लिमिट थे। एक तरह समझे आप तो सिर्फ क्या कर सकते थे, एडवाइस कर सकते थे। ठीक, उन्हें वो जो विधि बनाने में उनके पास कोई खास पावर नहीं था, जो अतिरिक्त सदस्य उसमें जोड़े गए। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि वायसराय को और कौन सी शक्ति देखते हैं। उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अर्थात वायसराय आपातकाल स्थिति में, ठीक, आपातकाल स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जिस तरह हम आज के डेट में देखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट जो है किसी स्थिति में, आपातकाल स्थिति में अध्यादेश जारी करने की उनके पास शक्ति होती है, उसी तरह अध्यादेश जारी करने की शक्ति की अगर शुरुआत आप देखेंगे तो इसी 1801 के जो परिषद अधिनियम आया था, 1801 का जो भारत परिषद अधिनियम, उसी में देखते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे कि आपातकाल स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को मिलती है। ठीक है ना, और यह जो वैलिड था वो 6 माह तक वैलिड था। अर्थात एक बार अगर वायसराय ने जो अध्यादेश जारी कर दिया तो उसकी जो वैलिड होगा वो कितने महीने तक वैलिड होगा, 6 महीने तक वैलिड होगा। ठीक, आपातकाल स्थिति में अगर वायसराय अध्यादेश जारी करते हैं तो वह स्वविवेक से कर सकते थे। ठीक, अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि बिना काउंसिल की अनुमति के बिना भी वह अध्यादेश जारी कर सकते थे। चलिए, तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्या उनको पावर मिला वायसराय को। परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की गई। अर्थात वायसराय की जो परिषद थी, हमने जो देखा कि परिषद थी, उस परिषद में, ठीक है ना, उसको कैसे चलाना है, ठीक है ना, कौन कौन प्रक्रिया होनी चाहिए, इसके लिए नियम बनाने का भी अधिकार किसको दे दिया गया, वायसराय को दिया गया। अर्थात वायसराय नियम कैसे परिषद वर्क करेगा उसके लिए भी नियम बना सकते थे, ऐसा इनमें पावर दे दिया गया। किसमें, भारत सरकार अधिनियम 1861 में। ठीक,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि काफ़ी जो है पावर जो है शक्ति दे दिया गया है किसको, वायसराय को देखते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट पावर क्या मिला वायसराय को, प्रांतों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, ठीक, तथा नए प्रांतों का निर्माण कर वह प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है ना। जिस तरह हम आज के डेट में देखते हैं कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि स्टेट का जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री के मामले में जो पार्लियामेंट का जो सजेशन होता है उसी अनुसार वर्क कर सकते हैं, ठीक। तो उसी तरह आप देखें कि उस समय देखें कि प्रांतों को, ठीक है ना, प्रांत की जो है प्रांत की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। उस समय वायसराय को पावर दे दिया गया कि जो भी प्रांत था उस समय, ठीक, उस प्रांत की सीमाओं में, ठीक है ना, वो चाहें तो किसी प्रांत की सीमाओं को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, वो एक नए प्रांत की स्थापना भी कर सकते हैं। और इस नए प्रांत में वो चाहें तो प्रशासक की नियुक्ति कर सकते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकते हैं, ताकि वो नए प्रांत का जो क्या करे सही तरह से चला सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रांतों के मामले में भी उन्हें काफ़ी शक्ति दे दी गई, किसको, वायसराय को दी गई, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ अब जो सबसे इम्पोर्टेंट और पॉइंट हो जाते हैं, तीसरे नंबर पर हमने जितना भी देखा अभी इससे पहले वायसराय को कितनी शक्तियाँ दी गई उसके बारे में हमने देखा। अब तीसरे नंबर पर हमने देखते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली, या आज के डेट में जो मंत्रिमंडलीय परिषद व्यवस्था देखते हैं, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था देखते हैं, उसकी शुरुआत अगर देखें तो आप 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, वहीं से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो समझते हैं पोर्टफोलियो और विभागीय सिस्टम होता क्या था, ठीक है। देखिए लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में ही क्या किया गया, एक अनौपचारिक रूप से आप माने तो 1859 में ही लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कर दी थी। लेकिन यह 1861 का जो एक्ट आया, ठीक, भारत परिषद अधिनियम 1861 जो एक्ट आया, ठीक है ना, इसको क्या कर दिया, एक लीगल मान्यता दे दिया। शुरुआत तो हो गई थी 1859 में ही, किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लेकिन जो उसको वैध के रूप में, वैधिक जो कर सकते हैं आप कह सकते हैं, कानूनी जो मान्यता मिल गई उसको, जो मिल गई वो कब मिली, वो 1861 के जो आप देखते हैं भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत मिल गई। अब हम समझते हैं कि पोर्टफोलियो और विभागीय सिस्टम क्या होता है। इसके अंतर्गत ये था कि वायसराय जो थे अपने परिषद के एक सदस्य को, या एक सदस्य को आप मान लें कि एक या अधिक सरकारी विभाग का प्रभारी बना सकते हैं, अर्थात वह एक सदस्य को चाहें तो क्या कर सकते हैं, किसी भी विभाग का जो है ना अधिकार सौंप सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं कि आप उस विभाग को अच्छी तरह से चलाएं। ये किसके पास पावर था, वायसराय के पावर से पावर दे दिया गया, ठीक है ना, कि आप अपने परिषद के मेंबर को कोई एक विभाग दे सकते हैं। आप ये समझ जाएं कि एक कोई मंत्री विभाग ही दे सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात अब देखें तो आप कह सकते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की जो बात की गई, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की जो नींव को आप देखते हैं तो आपको ये 1861 के परिषद अधिनियम से ही देखने को मिलता है। अर्थात विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत हुई, अर्थात विभाग का हेड बना देना किसी भी, ठीक है ना, वो जो आप देखते हैं ये 1861 के परिषद अधिनियम से ही देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की व्यवस्था, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई, या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से देखने को मिलती है, तो 1861 से देखने को मिलती है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम जो आया था वहाँ से देखने को मिलती है। सबसे पहले किसने लागू किया था, तो देखा जाए तो लॉर्ड कैनिंग ने इसको 1859 में लागू किया था इसको, ठीक। लेकिन इसको कानूनी जो मान्यता मिल गई वो कब से मिल गई, 1861 के भारत परिषद अधिनियम से आपको ये मान्यता मिल गई, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई, ठीक। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 में हमने देखा था कि मद्रास और बम्बई प्रांतों को जो वहाँ के गवर्नर थे उनको विधायी शक्तियाँ थी बनाने की, ठीक। चार्टर एक्ट जब 1833 से पहले नहीं आया था, उससे पहले क्या था कि मद्रास और बम्बई प्रांतों के जो वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है ना, उनको जो विधायी यानी कानूनी जो विधि बनाने की शक्तियाँ उनको प्राप्त थी, वो खुद बना सकते थे। लेकिन चार्टर एक्ट जब 1833 आया तो वहाँ से हम देखते हैं कि उनको विधि बनाने की जो शक्तियाँ थी वो ले ली गई, वापस ले ली गई, और क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया वहाँ से, ठीक है ना। लेकिन पुनः 1861 का जब एक्ट आया, ठीक, भारत परिषद अधिनियम 1861, तो पुनः क्या कर दिया, यह विधायी शक्ति जो है किसको, मद्रास और बम्बई प्रांतों को दे दिया गया उनको, ठीक।
कि अब आप विधायी आप अब कानून बना सकते हैं अपने प्रांतों के लिए, ठीक। लेकिन यहाँ एक शर्त कर दिया उन्होंने, एक शर्त लगा दिया क्या, कि अब जो भी वो कानून बनाएंगे वह तभी वैध होगा जब वह अनिवार्य कर दिया उन्होंने, तभी वैध माना जाएगा जब वह अपने वायसराय से उसकी अनुमति लेंगे, ठीक। अब जो कानून पहले क्या था, उस 1833 से पहले वो कानून बनाते थे और उन्हें वायसराय से अनुमति, उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है, तो उनसे अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ क्या कर दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1861 में, कि अब उनको क्या करना पड़ेगा, कानून तो वो बनाएंगे, ठीक, विधि बनाएंगे, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। किनसे अनुमति लेना पड़ेगा, वायसराय से अनुमति लेना पड़ेगा। जो भी कानून बनाएंगे उनकी अनुमति अगर मिलेगी तभी वह कानून जो वो बनाए हुए हैं वह वैध घोषित होगा या वैध माना जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में, कि बंगाल, ठीक, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब जो है ना विधान परिषदों का गठन किया गया। आप देखेंगे कि पहली बार विधान परिषदों का गठन, आप ऐसे समझिए कि प्रांतों में जो है पहले विधान परिषद नहीं हुआ। हमने देखा था कि 1800 जो है 53 में हमने देखा था, क्या देखा था, 1803 केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक। तो आप देखें तो सेंट्रल लेवल पे तो केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना 1853 में कर दी गई थी। लेकिन आप देखें कि 1861 से पहले, ठीक है ना, जो आज के डेट में देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पे, वह प्रावधान उस समय नहीं था 1861 से पहले, ठीक। लेकिन 1861 के बाद आप देखते हैं कि अब विधान परिषदों का जो है ना गठन हुआ, ठीक है ना। इस एक्ट के अंतर्गत जो है विधान परिषदों का गठन कहाँ शुरू हो गया, तो बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब। बंगाल में कब हुआ, 1862 में, उत्तर पश्चिम प्रांत में कब हुआ, 1866 में, और पंजाब में कब हुआ, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। तो ये थे इसके मुख्य विशेषताएं जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, कोविड से बच के रहें। धन्यवाद।